गुड इवनिंग सर। कैट का 25 का एग्जाम ओवर हो गया है, तो इसके बाद से अब कई सारे सवाल जो हैं मेरे मन में भी आ रहे हैं, काफ़ी बच्चों के मन में आ रहे हैं, जो मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या स्लॉट वाइज कुछ डिफरेंसेस आया था? लोग कह रहे हैं कि स्लॉट 3 इस बार इजी था कंपेयर टू स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। क्या ऐसा है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, हाँ, ये बिल्कुल हुआ है। वैसे तो कैट में ये हर बार होता है कि जो अभी तक 2-3 साल से पैटर्न था कि स्लॉट 1 कंपेयर देन इजी होता था, स्लॉट 2 थोड़ा डिफिकल्ट उससे और होता था, और मोर और लेस स्लॉट 3, ये पैटर्न था। तो कैट ने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर कर दिया है। स्लॉट 1 अगर मैं बात करूं तो स्लॉट 2 और स्लॉट 3 के कंपेयर देन डिफिकल्ट है। तो फर्क ये आने वाला कि पैटर्न वही है, बस क्या हो गया कि जो चीज सेकंड और थर्ड के साथ हुआ करती थी, जो बच्चे बोला करते थे मेरा स्लॉट 2 है, तो उनके माइंडसेट था कि वो डिफिकल्टी होगा। तो कैट ने क्या किया है कि वो पहले से प्री माइंडसेट को एक तरह से खत्म किया है, और स्लॉट 1 इस बार कंपेयर देन 2 एंड 3 के, वो कह सकते हैं कि डिफिकल्ट था। सर इस बार जैसे हर बार कैट में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इस बार नॉर्मलाइजेशन में कितना डिफरेंसेस आएगा स्लॉट वाइज? देखिए, स्लॉट वाइज अगर देखेंगे तो बहुत नहीं। अगर मैं अब बात करूं केवल क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो 3 to 4 मार्क्स का फर्क आएगा। अगर स्लॉट 1 और स्लॉट 2 और स्लॉट 3 से कंपेयर करें, तो स्लॉट 1 में अगर 3 मार्क्स बच्चे के 2 और 3 के कंपेयर देन, यानी कि जस्ट 1 क्वेश्चन, तो उतने मार्क्स पे उसकी परसेंटाइल, ये आपका फर्क पड़ने वाला है, बस बहुत ज्यादा नहीं है। ओवरऑल देखेंगे तो 6 to 8 मार्क्स का एक डिफरेंस आएगा ओवरऑल परसेंटाइल में। सपोज 84-85 पे अगर 99 आपकी आ रही है स्लॉट 1 में, तो स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में वो 90 मार्क्स पे आने वाली है। तो इतना स्केलिंग में फर्क पड़ेगा, और बहुत ज्यादा नहीं। इतना पहले भी आता रहा है, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 का देखेंगे। हाँ, ये निश्चित है कि जैसे लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 50+ मार्क्स पे आपकी 90 परसेंटाइल नहीं बनी थी, जो कि दिस ईयर 50 मार्क्स पे 90+ परसेंटाइल स्लॉट 1 वाले कैंडिडेट का बनना है। 45 जो बच्चे ने 5 क्वेश्चंस किए हैं, 45 पे 85+ एकदम कंफर्म है कि इस बार आएगी। तो ये 24 और 25 का डिफरेंसेज आने वाला है, कि वही जो हमने कहा ना कि 5 से 6 मार्क्स का फर्क ओवरऑल पे चला जाएगा। तो ये परसेंटाइल इस बार 50 स्कोर जो भी बच्चा प्लस कर रहा है वो 90 टच करेगा। सर डीआईएलआर को लेके बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इस टाइम पे। सब कह रहे हैं कि डीआईएलआर इस बार की थोड़ी चैलेंजिंग थी एज कम्पेयर टू लास्ट 2 इयर्स और लास्ट 3 इयर्स। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज द डीआईएलआर सेक्शन ऑल अबाउट? देखो आशुतोष, मैं तो तीनों स्लॉट के बच्चों से, और मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट कह सकते हो ज्यादा लोगों से मिला हूँ। अराउंड 20+ स्टूडेंट से मैंने अलग अलग बात करी है हटके, ताकि सब एक्चुअल में क्या हो रहा है। और ऑलरेडी सेकेंड स्लॉट में तुमने खुद दिया है, तुमसे ही बात किया है। तो देखा जाए तो DILR मॉडरेट लेवल हमेशा आता है। हाँ, डिफिकल्ट इस परपेट में कह सकते हैं कि जनरली हम क्या कर सकते थे कि 2 सेट के बाद हम 3 सेट भी और 3.5 सेट भी हम लोग कर लेते थे। इस बार क्या हो गया है कि 2 सेट तो हो जा रहे थे, वो चाहे स्लॉट 1 का हो, स्लॉट 2 का हो या स्लॉट 3 का हो, लेकिन तीसरा सेट करने में आपके पास टाइम भी अगर बचा है 10 to 15 मिनट, 20 मिनट, फिर भी आपसे तीसरा सेट नहीं हो रहा था। तो इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो उन बच्चों का लॉस होगा जो पढ़ने वाले हैं, टॉपर्स कह जाते थे, उनसे भी 2 सेट हुए हैं। और जिनकी एक प्रिपरेशन थोड़ी मॉडरेट थी, एवरेज थी, तो उनसे भी 2 सेट हो गए हैं। तो जिसने स्मार्ट तरीके से किया है कि पहले बना के फुल सेट, किसी का हाफ या 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन निकाल के, तो उसने अगर क्वेश्चंस को बढ़ाया है, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही होगी कि हमने पूरा सेट ना बना के अगर बन गया। अदरवाइज इस पर्पज में कह सकते हैं कि ये डिफिकल्ट, एक तरह से एक सेटिंग ऑफ पेपर सही नहीं था, कह सकता हूं कि जो पेपर सेट किया गया है तो वो इस तरह से कर दिया गया कि तीसरा सेट जनरली लोगों से हो ही नहीं रहा था। 2 सेट तो हमने सुना ज्यादातर बच्चों ने बनाए, बन गए। कई हमारे बच्चे मिले मुझसे जो 2 सेट करके आए, बट तीसरा बोले बन ही नहीं रहा था, टाइम था फिर भी नहीं हो रहा था। तो ये मेगा चेंजेस था दिस ईयर। तो ये मेरा सर मानना जैसे कि DILR अब में। 25 का कैट हो चुका है हमारा, और हमने 24 का कैट भी देखा हुआ है, तो 25 का भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सेस हमारे पास आ चुके हैं कि ऐसा था। तो आपके अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आने वाला है कैट 24 और 25 के स्कोर के बीच में? वही मैंने अभी बताया पीछे कि अप्रोक्स टोटल स्कोर पे
8 मार्क्स के आसपास, 8 to 9 मार्क्स का डिफरेंस ओवरऑल पे आएगा जाएगा इस बार। अगर सपोज लास्ट ईयर अगर हम बात करें कि 90 पे आपका परसेंटाइल जो बन रहा था वो 98 97 जा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस बार उससे, यानी कि 87 88 पे स्लॉट 1 पे देखेंगे, 86 पे तो हमारी 99 की परसेंटाइल, वही 7 to 8 ओवरऑल मार्क्स पे ये फर्क आएगा। स्लॉट 2 स्लॉट 3 में 1 या 2 मार्क्स का फर्क आ जाएगा स्लॉट 1 वाले में, तो ये फर्क एक रहेगा 8 मार्क्स है। कह सकते हैं ओवरऑल पे 3 क्वेश्चंस, मतलब ओवरऑल पे अगर हम देखेंगे तो 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ईच सेक्शन, यानी 8 to 9 मार्क्स का आई गेस यही रहना चाहिए। सर वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि हर साल क्या होता है कि कैट एक ट्रेंड सेट करता है और बाकी अदर मैनेजमेंट एग्जाम जैसे होते हैं आपके स्नैप जेट सीमेट, तो ये भी उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, डिफिकल्टी लेवल पैटर्न वही सब रखते हैं। तो इस बार क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स, जैसे अभी स्नैप ही कुछ दिन में होने वाला है हमारा? देखिए कैट का माइंडसेट और इन अदर ओमेट का माइंडसेट मैं नहीं मानता कि उससे बहुत ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन क्योंकि हर एक एग्जाम जो भी होता है, क्योंकि कंपटीटर ऑलमोस्ट वही होते हैं जो कैट देते हैं, वही मैक्सिमम बच्चे जैट भी अपीयर करते हैं, उन्हीं में से स्नैप एंड मैट और ये सब एग्जाम देते हैं, तो कंपटीशन तो उन्हीं बच्चों में से होता है। तो डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ाता भी है तो आपका कट ऑफ कम होने लगता है, मतलब उसमें बहुत बच्चों को ये डिफिकल्टी लेवल को लेकर बहुत, नहीं मेरा मानना है परेशान होना चाहिए, अपने टॉपिक्स और वो कवर करना चाहिए, क्योंकि उसमें से परसेंटाइल में अगर पेपर डिफिकल्ट है तो अब सपोज जैसे मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो पेपर का लेवल अगर स्नैप में हम देख रहे हैं कि जो बच्चे ने हमारे यहाँ 45 प्लस स्कोर किया था, 47 था स्नैप में, सो यस का हमारे यहाँ से तो 99.9% आई थी, तो वही अगर पेपर का लेवल और इजी कर देगा तो 50 पहुंच जाएगा, और डिफिकल्ट कर देगा तो 41 42 पे हो जाएगा चीजें। तो ऑलमोस्ट जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बच्चे के रिजल्ट पे उतना फर्क नहीं डालता है, जो बच्चा प्रिपरेशन कैट की या किसी अदर एग्जाम की अच्छे से सारा सिलेबस कवर करता है। हाँ, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स कभी आ गए उससे फर्क पड़ जाता है, अदरवाइज उसको लेकर तो बच्चों को सोचने चाहिए, उनके हाथ में नहीं है कि क्या होने वाला है, उनके हाथ में है कि वो पूरा सिलेबस कवर करके जाए और उसके अकॉर्डिंग करें। हालांकि ये सब इजी एग्जाम है, स्नैप और एनमैट कंपैरिजन कैट के। जेट कैट लेवल का एग्जाम है, जेट की अलग ही स्ट्रेटजी होती है, बच्चों को बनानी पड़ेगी, जेट के सेक्शंस को बहुत ढंग से काम करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग पे वर्क करना पड़ेगा, तो वो एग्जाम थोड़ा डिफरेंट है, इक्विवेलेंट टू कैट है, उसका एक डिफिकल्टी लेवल है और लेंदी पेपर होता है, वो जरूर रहेगा टफ, हुई है। सर सो नाउ द कैट इज ओवर, तो आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे फॉर फर्दर एग्जाम्स, वो कैसे उनको टैकल करें, उनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? देखो आशुतोष, मेरा मानना है हमेशा स्टूडेंट को हर नई सुबह के साथ नया सोचना चाहिए। कैट गया, बात गई, खूब मेहनत किया, दिल से किया, हमेशा हम मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल, उसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। हम कोशिश कर सकते हैं, वो सिचुएशन बेस होता है कि वो 2 घंटे में हमारी क्या सिचुएशन रही, उस 120 मिनट में हमारा माइंडसेट क्या बन गया था, कि काम कर रहा था कि नहीं, कि मेरे हैंड प्रॉपर काम कर रहे थे कि नहीं, कि हेड पूरा काम कर रहा था कि नहीं, तो वो बड़ा एक अजीब सिचुएशन हो जाती है, उससे किसी की काबिलियत को नहीं नापा जा सकता कि भाई तुम्हारा कैट में स्कोर नहीं आना तो तुमको नहीं आता। ये बहुत गलत अप्रोच है, सोच है जो रखते हैं। नई सुबह है, कैट हुआ, बात गई, अभी 3-4 दिन में आ जाएगी रिस्पॉन्स शीट, बच्चे देख ही लेंगे। अब जिनने भी ओमेट का टारगेट कर रहे हैं, आराम उसको भूले और लग जाए उस पर, उसका आता जाएगा रिजल्ट जो आएगा, और अपने नए एग्जाम के लिए वो नई सुबह के साथ तैयारी करें, सब कुछ भूल के। अब सबका सबसे पहले बात तो सिलेबस पे गो थ्रू करें फिर से दोबारा, कि क्या एडिशनल टॉपिक कैट के अलावा एलआर में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या हमें एक्स्ट्रा डिसीजन मेकिंग में कैसे हमें किस सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा, तो अब उस पर वर्क करें कि अब हमारा नया जो एक टारगेट है बनाएं, अपना कहते हैं ना कि रीडिजाइन करें अपने पढ़ने के स्टाइल को, कि जेट के लिए हम क्या डिजाइन कर रहे हैं। मैंने होता ना हम लोग एक बनाते हैं, अपना एक शेड्यूल बनाते हैं कि हमें कैसे टारगेट करना है एग्जाम को, इतने दिन बचे हैं, इतने आवर्स बचे हैं, तो मैं तो बच्चों को बहुत अच्छी स्ट्रेटजी देता हूं कि 8 आवर्स अगर उनको पढ़ना तो किस तरह से डिवाइड करना है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड को एक वीक में कितना वक्त देना है, मैंने पूरा स्ट्रेटजी बताई है, अभी फिर बीच में मैं देने वाला हूं सब चीजों के लिए। तो बच्चा नई प्लानिंग फिर से रीडिजाइन करे अपने रीशेड्यूल को, कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है और किन सेक्शंस पे अब जो नए हैं, हमने कैट में बहुत से ऐसे टॉपिक है जो कैट के सिलेबस में नहीं है बट जेट में है, स्नैप में है, हम उन टॉपिक्स को फिर से जाएं, देखें, और इजी है और करा जा सकता है। कैट हुआ,
बात गई रात गई, आगे देखेंगे, लग जाए नए सिरे से नया एग्जाम। होना तो यही तरीका चाहिए, नई सुबह के साथ नया सोचे। पुराना लेके बैठे रहेंगे तो अगला वाला खराब होने वाला है, तब उसको भूले सब बच्चे और लगे इसी पे। और आसान है, साल बचेगा, निश्चित बचेगा। ओके सर, थैंक यू फॉर क्लियरिंग ऑल माय डाउट्स। अब तो मेरे अंदर भी जोश आ गया बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।